हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। ये डिबेट हो जाना चाहिए। जो कानून आप पढ़ते हो 72(2), ठीक है ना। डिबेट क्या है कि इस संसद को इस कानून को पास करने की विधायी क्षमता है ना, ये विषय है ना। अब मेरे शायद में आपसे ज्ञानी कोई नहीं है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जब से बना, मैं कोऑपरेटिव में रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और राज्य का कोऑपरेटिव एक्ट है, यही है ना। बोलिए इनके प्रेमचंद्र जी। तो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? तो जब भी कुछ लोग मिलके अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स के हिसाब से, जो उनकी कॉमन होती है, अगर वो एक एंटरप्राइज खोल लेते हैं और उस एंटरप्राइज को साथ में मिलके जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज होती है, और जो कि ये एंटरप्राइज को फिर डेमोक्रेटिकली ये लोग चलाएंगे। तो ऐसी एसोसिएशन ऑफ पीपल, इसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव्स। तो इंडिया में जो कोऑपरेटिव्स का रोल रहा है, अगर आप ये देखते हो कि उनके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल ग्राउंड्स है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी तो नहीं ही रही होगी। उसका जो इमरजेंस है, कुछ तो इश्यूज रहे होंगे, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, वो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा रहता है कोऑपरेटिव्स ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। बच्चे पूछते हैं होता क्या है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स जो है उसका स्टार्ट हुआ था 19वीं सेंचुरी में। ये एमरजेंस हुआ था कोऑपरेटिव्स का। इसमें क्या था, बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और टर्मोइल चल रहा था, बहुत तकलीफ में थे लोग, जब 19वीं सेंचुरी में कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उस टाइम चल रहा था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत दिक्कत होने लगी थी हम लोगों को। विलेज इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों को एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ा। अब जब लोग एग्रीकल्चर की तरफ क्यों गए? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का और लाइवलीहुड का कोई सोर्स बचा ही नहीं था, सिर्फ एग्रीकल्चर ही बचा था। बट से सब लोग एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, तो यहाँ पर फिर और ज़्यादा सब डिविजन्स और फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स देखा गया, जिससे कि एग्रीकल्चर भी एक अनइकोनॉमिक प्रोपोजिशन बन गया था। ज़्यादा आप पैसे नहीं कमा सकते। फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, जैसे कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सख्त था, और रेनफॉल कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, फसल कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही, तो वो चीज़ में एक बहुत ही अनसर्टेनिटी थी। मतलब आप कुछ कह नहीं सकते उसमें। क्रॉप प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स को जाना पड़ा मनी लेंडर्स के पास। अब मनी लेंडर्स किस तरीके का काम करते थे? तो प्योरली लूटने का काम करते थे लोगों को, स्पेशली फार्मर्स को। तो मनी लेंडर ने अपने पैसे तो दे देते थे, बट वो कहते थे कि या तो तुम अपनी जो क्रॉप है वो हमें बिल्कुल सस्ते दामों पे बेच दो, मतलब 10 रुपए की क्रॉप है तो 1 रुपए में बेच दो, मतलब इतना थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदने को कहते थे, या फिर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। अब इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का तो था नहीं लोगों का, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता था, ये सारे फैक्टर्स जब आपस में कंपाइल हो जाते हैं, तो उन फैक्टर्स ने फिर एक चीप क्रेडिट की नीड अराइज हो गई थी। चीप क्रेडिट कि भाई मनी लेंडर्स तो साथ दे नहीं रहे, पर हमें चाहिए अब चीप क्रेडिट। अब कोई ऑल्टरनेटिव एजेंसी देखी जाएगी जो कि ये चीप क्रेडिट हमें प्रोवाइड कर दे। तो यहां से फिर कोऑपरेटिव्स इन इंडिया का स्टार्ट हो जाता है। इनफॉर्मल कोऑपरेटिव्स तो काफी पहले से चलते आ ही रहे थे। इनफैक्ट जो ये फॉर्मल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर आए थे, उससे पहले के ही इनफॉर्मल कोऑपरेटिव्स इंडिया में चलते आ रहे थे। जैसे बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है इनको, जैसे देवर आए, या फिर वन आए, या फिर चिट फंड्स भी कहते हैं। और किसी ने हेरा फेरी देखी हो तो लक्ष्मी चिट फंड है, और बाकी कुरीज कहते हैं, भिशीज कहते हैं, फंड्स कहते हैं। अब मद्रास में इन प्रेसिडेंसीज को निधीज या म्यूचुअल लोन एसोसिएशन से ऑर्गेनाइज किया गया। पंजाब में विलेज का कोई कॉमन लैंड को कंट्रोल किया गया को शेयर्स के बेनिफिट के लिए। इस तरीके से मतलब कोऑपरेटिव्स चलते आ रहे थे, और ये एफर्ट्स जितने भी लिए जाते थे, ये ज्यादातर वॉलेंटरी एफर्ट्स होते थे, ये ध्यान में रखना है, और स्ट्रिक्टली नॉन ऑफिशियल होते थे। वॉलेंटरी एंड नॉन ऑफिशियल एफर्ट्स होते थे। सब लोग अपने इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल ग्राउंड्स पर ही, कॉमन कल्चरल ग्राउंड था, कॉमनली प्रॉब्लम एक फेस कर रहे थे, इसी वजह से वॉलेंटरीली लोग आगे आके इस चीज में मदद कर रहे थे। तो पहला जो ऑफिशियल स्टेप लिया था वो तब लिया था डेक्कन राइट्स के टाइम पे लिया गया था, जहां पर एग्रीकल्चर बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट का प्रपोजल दिया गया था कि ये जो रूरल इनडेप्टनेस है कि लोग कर्ज में जा रहे हैं, विलेज के लोग, तो इनको दूर करने के लिए हम एग्रीकल्चरल बैंक्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
अब बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर जस्ट वन थिंग, ये वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज में जाना, मेंस इन 300 टॉपिक्स पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको टॉपिक लिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो ये सारी टॉपिक लिस्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव जो होता है वो वही सेम चीज जो यहाँ पर मैंने बताई थी आपको, वही यहाँ पर मेंशन्ड है। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है, और इंडिया का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है दैट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है। अभी का जो कोऑपरेटिव्स है इंडिया में, उनका नेटवर्क है ओवर 8.5 लाख, जो कि 90% विलेजेस को कवर करता है। और कुछ जो वेल नोन सक्सेस स्टोरीज है ना कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया की, वो है अमूल की, इफको, क्रिप्को, नाफेड। तो ये सारी बहुत वेल नोन सक्सेस स्टोरीज है। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इसने अब मार्केट जो शेयर है इनका फर्टिलाइजर्स में अराउंड 1/3 ऑफ द मार्केट शेयर है। गुजरात का जो अमूल का जो मॉडल था वो हाईली प्रॉफिटेबल डेयरी कोऑपरेटिव है। और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जुलाई 2 को मनाया जाता है। ये आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो ये, बट स्टिल न्यूज में क्यों था ये कि रिसेंटली एक बिल आया था जिससे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की जो एक्ट थी उसको अमेंड करने के बारे में कहा गया था। ये लोकसभा को विंटर सेशन में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इंडिया में कोऑपरेटिव्स कैसे हैं? इंडिया में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो ब्रॉडली क्रेडिट और नॉन क्रेडिट सेक्टर्स में मौजूद हैं। आर्टिकल 43B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंसर्ट किया गया था, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया को प्रमोट किया गया और मैनेजमेंट के बारे में देखा जाता है इसमें। तो इंडिया के जो कोऑपरेटिव्स हैं वो कहाँ क्या क्या काम करते हैं कि क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं जो भी प्रोड्यूसिंग, प्रोक्योरिंग और मार्केटिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया, मिल्क, शुगर, फिश वगैरह, इन सब चीज़ों में डील करते हैं। तो जो परसेंटेज है कोऑपरेटिव मेंबर्स की, दैट इज इन प्रोपोर्शन टू द टोटल पॉपुलेशन। ये जो है इंक्रीज हुई है 1950 से 2016 के टाइम से 3.8% से अब हो गई 22.2% देखी गई है। तो कोऑपरेटिव्स विद टाइम बढ़े हैं। तो ये था। अब आपका एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे हिस्ट्री बताई गई है इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट की, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करती जाऊंगी जहाँ जहाँ भी आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या रहा था कोऑपरेटिव मूवमेंट का? तो जो पहला कोऑपरेटिव एक्ट आया था वो आया था 1901 में। ठीक है, तो इसमें इंडियन फेमिन कमीशन स्टार्ट हुई थी। इंडियन फेमिन कमीशन आती है जिसने ये कहा था गवर्नमेंट को कि हमें कमेटी सेटअप करनी चाहिए, जो उनकी प्रेसिडेंसी थी उस टाइम की, सर एडवर्ड लॉ की एक प्रेसिडेंसी थी, ताकि कोऑपरेटिव्स जो सोसाइटीज हैं इंडिया की उसका इंट्रोडक्शन किया जाए। अब ये कमेटी जो है उसने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था 1903 में, और पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट जो है वो 1904 में पास हो जाती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट को स्टार्ट किया था। तो जो इंडिया की कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो एग्रीकल्चर में ओरिजिनेट करती है इसके साथ, और 19th सेंचुरी में फॉर्मलाइज हो जाती है। और हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जर्मन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट बैंक से इंस्पायर्ड है। तो एग्रीकल्चर से ही हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, 1904 का जो एक्ट पास होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी 10 लोग जो कि एक ही विलेज या एक ही टाउन में रह रहे हैं या फिर सेम क्लास या सेम ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो अपना एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बना सकते हैं। और इन सोसाइटीज को हम रूरल या अर्बन में क्लासिफाई कर देंगे। जो भी उनकी मेजोरिटी होगी टोटल मेंबरशिप की, वो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर के हिसाब से उनको ऐसे क्लासिफाई कर दिया जाएगा। और रूरल सोसाइटी जो है उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का परमिट नहीं दिया गया था। ठीक है, और अर्बन सोसाइटीज में था बेसिकली ये कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब इस एक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है नॉन क्रेडिट सोसाइटीज का, और कोई प्रोविजन नहीं है कि कैसे अर्बन सेविंग्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, या सोसाइटीज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स तो आई थी, बट स्टिल यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी एटलीस्ट, तो वो एक बड़ी बात थी। उसके बाद 1912 में, तो अब 1912 से लेकर के 1918 तक का ये टाइम ऐसा था जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया था अब कोऑपरेटिव मूवमेंट में। सिंस ड्रॉबैक्स आए, तो ड्रॉबैक्स देखो, एक चीज कभी भी स्टार्ट हो जाती है ना, हमारी स्टार्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कुछ फ्लॉज नजर आएंगे चीजों में। जब आप उन चीजों में फ्लॉज आपको नजर आएंगे तो अब आप उन चीजों को इम्प्रूवमेंट पे जाओगे। तो एक एक करके आप इम्प्रूव करते जाओगे, आपकी चीजें रिजॉल्व
होती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि पिछले साल का कंटेंट अच्छा था, फिर या पिछले से पिछले साल का कंटेंट अच्छा था, ठीक था, बट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद अगले एक साल में और चीज़ें समझ में आती हैं, आप और पेपर्स एनालाइज करते हो और रिसर्च करते हो, तो लास्ट ईयर का कंटेंट उससे और भी अच्छा था। अब इस साल का कंटेंट सिर्फ और लेवल पे इम्प्रूवमेंट की गई, एक हायर लेवल पे इम्प्रूवमेंट की गई और प्योरली इम्प्रूवमेंट बेसिस पे चला, तो इस साल का कंटेंट टॉप नॉच है ना। तो इस तरीके से ही चलते हैं, जब आप फ्लॉज ढूंढते हो और आगे इम्प्रूव करते हो, फ्लॉज ढूंढते हो इम्प्रूव करते हो। वही सेम चीज हुई थी, तो 1912 से लेकर 18 में यहाँ पर फ्लॉ ढूंढ ढूंढ के और इम्प्रूवमेंट की गई थी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आता है 1912 का, जो भी 1904 के एक्ट में जो भी डिफेक्ट्स रह गए हैं उसको ठीक किया गया। इसमें क्या था कि अब ये सेक्टर जो है और अलग अलग एक्टिविटीज के लिए और ओपन हो गया था, कि कोई भी सोसाइटी है, क्रेडिट है या कुछ भी ऐसा है, वो रजिस्टर की जा सकती है अगर उसका ऑब्जेक्टिव और जो है वो एक कॉमन इंटरेस्ट पे चल रहा है वो। ठीक है, उनके जो मेंबर्स हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रमोशन हो रहा है। तो एक फेडरल सोसाइटी हो गई, जैसे कि मान लो सेंट्रल बैंक है या फिर यूनियन है, उसको अब रजिस्टर किया जा सकता है, तो इट कैन बी रजिस्टर्ड नाउ। और कोई भी मेंबर जिसका 1/5 टोटल शेयर कैपिटल का है, या फिर कोई ऐसा होल्ड कर रहा है शेयर जो कि 1000 रुपये से ज्यादा होल्ड कर रहा है एक सोसाइटी में, वो भी रजिस्टर कर सकता है। और इन सोसाइटीज को एग्जेम्पशन भी ग्रांट किया गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से और पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज, तो काफी ज्यादा इन लोगों के लिए काम किया गया था उस टाइम पर। फिर एक मैकलान कमेटी आती है, मैकलेगन कमेटी आती है। अब ये जो 1915 की कमेटी आती है, ये कमेटी सर एडवर्ड मैकलेगन हेड करते हैं, और इनको बेसिकली देखा जाता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को आपको देखना है, तो इसका स्टडी करना है, रिपोर्ट बनाना है कि कैसे हम लोग इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली साउंड लाइंस पर लेके जा सकते हैं आगे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को। ठीक है, तो इस वजह से कमेटी जो है मैकलेगन कमेटी, इसका ये सेटअप की जाती है। ओके, अब ये कमेटी जो है वो इलिटरेसी ऑब्जर्व करती है, और ये ऑब्जर्व करती है कि जो लोग हैं इनको काफ़ी इग्नोर किया गया है, बहुत इलिटरेसी आ गई है, फंड्स का बहुत मिस अप्रोप्रिएशन हो गया है, नेपोटिज्म चल रहा है, लोन्स किसी भी तरीके से दिए जा रहे हैं, और जो लोन्स दिए जा रहे हैं उसमें भी बहुत डिले हो रहा है। और साथ ही साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक गवर्नमेंट मूवमेंट की तरह देखा गया था, कि कोऑपरेटिव मूवमेंट कम और गवर्नमेंट मूवमेंट ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिफेक्ट्स थे कोऑपरेटिव मूवमेंट के। तो इसलिए अब इस कमेटी ने आके कुछ सजेशंस भी दिए थे कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स देखना चाहिए, कि कैसे उस रेगुलेशन में चलना चाहिए, ऑनेस्टी में चलना चाहिए, अगर आप लोन ले रहे हो तो उसको चुकाओ भी। फिर डीलिंग्स जो है वो सिर्फ मेंबर्स में होनी चाहिए आपस में। ठीक है, 1 मेंबर 1 वोट का फॉर्मूला अपनाना चाहिए, और एप्लीकेशंस को ध्यान से स्क्रूटनाइज करना चाहिए। अगर आप लोन्स दे रहे हो तो लोन देने से पहले आप ढंग से एप्लीकेशंस देखो। तो ये सब चीजें थोड़ी सी बेटरमेंट आई थी। फिर उसके बाद गए थे हम एक्सपेंशन स्टेज में, जो कि है 1919 से लेकर 1929 तक का, जहां पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ जाते हैं ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, अब डेट पढ़ रहे हैं तो डेट के हिसाब से थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप ध्यान रखोगे इस टाइम पर तो चल क्या रहा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं और 1919 के, जिसमें कॉर्पोरेशन जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर वही सेम बात की गई है, कोऑपरेटिव जो है उसको प्रोविंशियल कंट्रोल में दिया जाता है। ठीक है, जिसको नहीं पता भाई पुराने लेक्चर्स देखो, ये तो हमने 2020 50-50 सीरीज में भी पढ़ा हुआ है। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है, जिसमें मूवमेंट को और ज्यादा थोड़ा सा पुश मिल जाता है। बहुत सारी स्टेट जो है उन्होंने अपनी एक्ट्स पास करते हैं ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को सक्सेसफुल किया जाए, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका मेंबरशिप भी इंक्रीज होता है। और फिर आता है 1929 का इकोनॉमिक। आप बताओ क्या आता है? चलो, अब एक वर्ड तो मैंने बोल ही दिया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पॉज करके बताना 1929 में क्या होता है। इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, तो ये जो 1829 का टाइम होता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा जाता है, जिसमें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, एग्रीकल्चरर्स जितने भी होते हैं वो अपने लोन्स नहीं रीपे कर पाते हैं सोसाइटीज को, ओवर ड्यू बढ़ता जाता है अनएक्सपेक्टेडली, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बर्बाद हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो ये वो टाइम रहता है।
उसके बाद का जो टाइम आता है वो आता है 1930 से लेकर 1946 का टाइम आता है, जिसमें दोबारा से अब कमिटीज अपॉइंट की जाती है। मद्रास, बॉम्बे, ट्रैवनकोर, मैसूर, ग्वालियर, पंजाब, सब जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रीस्ट्रक्चर करने पर काम करते हैं। 1937 का टाइम आता है जब कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो पावर में आती है, और ये एक इंटरेस्ट रिवाइव करती है कि हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को वापस से ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे जो है फिर वर्ल्ड वॉर का रोल आता है, रोल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इसका भी काफी रोल रहता है, क्योंकि अब नॉर्मल कंडीशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तो स्टार्ट हो ही गई थी, जिससे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में काफी डेवलपमेंट देखी गई। तो यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 से। कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या होता है कि इस टाइम पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जितने भी रूरल फार्मर्स होते हैं उनको और एक्स्ट्रा इकोनॉमिक गेन्स मिलता है। नॉन क्रेडिट सोसाइटीज जैसे कि मार्केटिंग हो गई, प्रोडक्शन है, कंज्यूमर सोसाइटीज, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, 1945 में एक ऑल इंडिया कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी सेटअप हो जाती है, जिससे कोऑपरेटिव मूवमेंट का और ग्रोथ देखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जितने भी हैं उन्होंने कोऑपरेटिव्स को स्टेटलेस में रखा था। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी का जो हमारा चल रहा है उसमें वर्डिक्ट दिया था कि पूरा जो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कोऑपरेटिव्स की, उसको आप स्टेटलेस में आप स्टेट्स को दो। ठीक है, तो स्टेट्स का जो फेडरलिज्म वाला मॉडल है कि स्टेट्स के ऊपर पुश करना थोड़ा सा, तो वो चीज को बढ़ावा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो कोऑपरेटिव्स हैं वो एक एसेंशियल फोकस बन जाते हैं इनिशियल 5 ईयर प्लान्स में। 1984 का टाइम आता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आ जाती है, जो कि अमेंड बाद में की जाती है 2002 में। बट यहाँ पर जो एक्ट है वो पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट की जाती है ताकि अलग अलग लॉज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको कंसोलिडेट किया जाए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है वो ऐसी सोसाइटीज होती है जिनके ऑपरेशंस एक से ज्यादा स्टेट्स में रहते हैं। अब यहाँ पर अराउंड 1500 MSES रजिस्टर्ड है ऑलरेडी इंडिया में, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर है। लार्ज नंबर ऑफ MSES जो है वो क्रेडिट सोसाइटीज हैं, चाहे वो जो एग्रो बेस्ड सोसाइटीज हैं, डेयरीज हैं, बैंक्स हैं, वो भी काफी ज्यादा है नंबर में। अब इनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट 2002 में लाया गया था। 2018 में जितने भी अर्बन और MSES बैंक्स हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रडार में 2020 में लाया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया था, सेटअप किया था 6 जुलाई 2021 में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल जो है बेसिकली ऑल इन ऑल ये फॉलो हो गया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद नेशन ने बहुत सारे प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्ट किए थे और मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्ट हो गई थी। 3 सेक्टर्स बन गए थे इसमें, है ना। एक पब्लिक बना था, एक प्राइवेट सेक्टर बन गया था, और एक कोऑपरेटिव सेक्टर बन गया था। अब आपको बेटर समझ में आ गया होगा ये जो हमने पढ़ा है ना। तो कोऑपरेटिव जो है उसको ऐसे विजुलाइज किया गया था कि ये एक बैलेंसिंग फैक्टर का काम करेगा पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक मीडिएटर बन जाएगा, तो बैलेंसिंग है ये पार्ट। और 5 ईयर प्लान्स का पार्ट क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान्स में क्या था कि बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कंसिडर किया था कोऑपरेटिव्स को कि ये डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स में से एक है। बाकी के 2 हो गए पंचायत, और दूसरा पिलर क्या बताया गया था, कमेंट सेक्शन अगेन, स्कूल्स, पंचायत एंड स्कूल्स, और थर्ड कौन सा हो गया, कोऑपरेटिव्स। ठीक है, फिर नेशनल पॉलिसी आती है कोऑपरेटिव्स की जो NDC है ना, जो बताया 1958 की ये पॉलिसी आती है, जिसमें नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स रेकमेंड किया गया कि ट्रेनिंग किया जाना चाहिए पर्सनल की, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी सेटअप होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए 2002 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स है वो अनाउंस की गई थी। फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, जिसको नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1962 में स्टार्ट किया गया था। तो ये कमिटी जो है कोऑपरेटिव्स के लिए ही सेटअप की जाती है ताकि कोऑपरेटिव जो है सारे लेवल्स पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे। और ST राजा कमेटी, देखो कमिटीज तो ध्यान रखनी पड़ेंगी, प्री में भी आ जाती हैं ये तो, कैसे भी मेंस तो आप फिर भी प्रिपेयर करते हो, चलो प्री में भी आ जाती है कमिटीज का, ऐसे नाम पूछे जाते हैं कौन सी चीज के लिए थी ये कमेटी।
तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी एसटी राजा कमेटी, जिनका काम था कि कोऑपरेटिव लॉ में कुछ सजेशंस इंट्रोड्यूस करें। कोऑपरेटिव लॉ में सजेशंस बताओ भाई, अमेंडमेंट्स बताओ, अमेंडमेंट्स सजेस्ट करो, ठीक है। तो कमेटी ने एक मॉडल एक्ट प्रिपेयर किया था जिसमें स्टेट पार्टिसिपेशन होगा और गवर्नमेंट नॉमिनीज होंगे जो कि मैनेजमेंट का काम करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वगैरह वगैरह। तो अब सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स इंडिया में कौन कौन से रहे थे वो मैंने आपको बताया, जो ये अमूल वगैरह हैं, ये सब बहुत अच्छे रहे थे, ठीक है, सक्सेसफुल रहे थे। इफको है, अमूल है, नाफेड, एनसीडीसी वगैरह। अब जो बैंकिंग सेक्टर में कोऑपरेटिव्स हैं वो है पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, भारत कोऑपरेटिव बैंक है, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक है वगैरह। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 के, जो कि एक से ज्यादा स्टेट में मौजूद रहती है, वो होती है मल्टी स्टेट। तो इनके है कि एक तो MSCS एक्ट के लूप होल्स निकालो, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज की जाए। बिल में कुछ प्रोविजंस भी है जिससे कोऑपरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होगा, कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन का अपॉइंटमेंट होगा, ये सारी चीज पे गवर्नेंस इंप्रूव हो, इलेक्टोरल प्रोसेस रिफॉर्म हो, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्ट्रेंथन हो, यही सारे जो भलाई के काम होते हैं ना, यहाँ पर सब वही लिखे होते हैं। बोर्ड का कॉम्पोजिशन इंप्रूव करने के बारे में बात की गई, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आना जरूरी है और साथ ही साथ फंड्स भी रेज करना जरूरी है ऑब्वियसली। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी तभी आएगा जब फंड्स रेज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन का क्रिएशन होगा, रीस्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट फंड आएगा, ताकि जितने भी जो MSCs खराब हो गए हैं या सिक MSCs हैं जो कि ठीक नहीं चल पा रहे हैं, उनका रिवाइवल किया जाए, ठीक है। तो एक सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को क्रिएट किया जाएगा जो कि इलेक्टोरल फंक्शनिंग ऑफ द MSCs को फंक्शनिंग को देखे। तो इक्विटी इंक्लूसिवनेस प्रमोट होती है इससे। प्रोविजंस जितने भी दिए गए हैं उसमें क्या है, विमेन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स को MSCS बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा मिलना चाहिए, इनको भी इंक्लूजन होना चाहिए इनका। और बिल ने पेनल्टी अमाउंट भी इंट्रोड्यूस किए कि अगर कोई वायलेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो 1 लाख की पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा या फिर पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने से 1 साल तक के लिए। बेनिफिट्स या मेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर के, 98% कवरेज है रूरल इंडिया में, और कोऑपरेटिव जो है वो मेन स्टे है रूरल इकोनॉमी का, जो कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स और इनकम लोगों के लिए इंश्योर करती है। वॉलंटरी सर्विस जो है वो मेंबर्स के द्वारा रेंडर की जाती है, जो कि एक ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस करती है ग्रेटर एक्सटेंट में। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो एक चीप सोर्स ऑफ सप्लाई का काम करती है कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के लिए भी, और इसका जो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है उससे इनइक्वालिटी भी कम होती है, साथ ही साथ वेलफेयर भी प्रमोट होता है सारे मेंबर्स के बीच में। कोऑपरेटिव जो है वो पुअर पीपल के लिए भी सूटेबल है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सूटेबल है, उनको एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाता है, जैसे ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स, ब्लैक मार्केटर्स उनका एक्सप्लॉयट करते हैं, उससे भी बचाता है। इश्यूज क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सबसे पहला इशू है मिसमैनेजमेंट, करप्शन जो है वो बढ़ गया है। सेक्टर जो है वो बेसिकली किस चीज में बना था कि रूरल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसके सपोर्टर्स आ गए अब बीच में, और गवर्निंग बोर्ड में नॉमिनेशन होने लगे, है ना, स्कीम्स का सैंक्शन करवाना पड़ा जो कि कोऑपरेटिव्स के लिए ही स्कीम्स निकाली गई हैं। इसमें क्या हो गया, मिसमैनेजमेंट, करप्शन वगैरह का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। फिर स्टेट इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्यों, क्योंकि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसने स्टेट गवर्नमेंट को इनेबल कर दिया कि वो डायरेक्टली कोऑपरेटिव्स की वर्किंग में इंटरवीन कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पर बेकार में टांग अड़ाने वाली बात आप कह लो कि स्टेट गवर्नमेंट अब अपनी टांगें अड़ाएंगी। फिर कोऑपरेटिव्स का काफ़ी पोटेंशियल है एज एन एपरेटस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, बहुत जगह देखा जा रहा है, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जहाँ जहाँ पॉलिटिकल कंट्रोल आ जाएगा ना वो चीज़ में आप देखो करप्शन, मिसमैनेजमेंट देखा जाएगा। अब ऑपरेशनल इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं क्योंकि MSCS जो है उन्होंने काफ़ी इश्यूज फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग ट्रस्ट, जो कि बेसिस है कॉपरेशन का। तो विश्वास ही नहीं है तो बाकी सब चीज़ें तो गई। तो ये जो डेवलपमेंट्स है इसने MSCS को एक बहुत सारे कंट्रोल्स में ले आया है, सेंटर भी कंट्रोल कर रही है, स्टेट भी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो एक जो टॉप डाउन अप्रोच है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पहले क्या होती थी, एक ग्रास रूट्स अप्रोच होती थी, है ना, तो अब टॉप डाउन अप्रोच हो गई है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है कि सक्सेसफुल और फाइनेंशियली वायबल बने, और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो अभी भी आप देखोगे अनइवनली स्प्रेड है कंट्री में, हर जगह नहीं देखी जाएंगी। कमिटीज़ का अलग अलग कमिटीज़ का रिकमेंडेशंस था, जैसे चौधरी
ब्रह्म प्रकाश कमेटी थी 1991 की, जिसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे एमएससीएस को रिऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट कमेटी आई थी, जो कि आरबीआई के द्वारा 1951 में सेटअप की गई थी, जिन्होंने विलेज सोसाइटी के ऑपरेशनल पर काम किया था कि ताकि इकोनॉमिक वायबिलिटी को और ज़्यादा अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है, तो वाइड एरियाज ऑफ ऑपरेशन सजेस्ट किया था विलेज कॉपरेशन के लिए। कंक्लूजन इसका हम यही कहते हैं कि कोऑपरेटिव जो है वो डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक प्लानिंग का इंडिपेंडेंस के टाइम से एक मीडियम रहा है, और 1990 के बाद इंडियन इकोनॉमी का जो फोकस है वो प्राइवेटाइजेशन पर ही शिफ्ट हो गया था। ठीक है, इस और तभी भी कोऑपरेटिव जो है वो तभी भी हाउसिंग में, डेयरी, थ्रिफ्ट, क्रेडिट में फ्लरिश ही कर रहे थे। तो ये सारे की सेक्टर्स में तब भी फ्लरिश कर रहे थे जब प्राइवेटाइजेशन में शिफ्ट हो गया था। तो इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो बेसिकली डेवलपमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने पे कमिटेड है और कॉमन मैन और वुमेन को एम्पावर करने पे कमिटेड है, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो चाहे इनफॉर्मल इकोनॉमी है। ओके, तो ये था आपका पूरा टॉपिक। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कहीं भी कुछ भी लगे आपको, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। ठीक है, टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड डू लेट मी नो अगर आपको समझ में आया है टॉपिक या कोई भी इशू है तो बता देना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।